नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में लुधियाना और फरीदाबाद के बाद आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं भिवाड़ी की इंडस्ट्री से। भिवाड़ी राजस्थान के एक मेजर इंडस्ट्रियल क्लस्टर में शुमार है और दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर है। हमारे साथ इस शहर के उद्यमी मौजूद हैं। आप सभी का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपके पास हम कुछ देर में आएंगे, पर उससे पहले आइए बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह चौहान साहब हैं, प्रेसिडेंट भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं नीमराना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पंकज दीवान साहब। आप दोनों का ही शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, धन्यवाद। चौहान साहब, सबसे पहले आप हमें ये बता सकें, हम देख रहे हैं जो डेवलपमेंट चल रही हैं उसमें जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का जो डीजी सेट्स को लेकर एनसीआर और उसके एडजॉइनिंग एरियाज को लेकर जो ऑर्डर है, उस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि तारीख नज़दीक है? तारीख बहुत नज़दीक है और इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जो एकदम जो टाइम दिया है वो बहुत कम टाइम दिया हुआ है। क्योंकि प्रशासन के पास जब डीजी सेट के बारे में उन्होंने जो हमको आदेश दिए हैं कि या तो ड्यूल फ्यूल पे आइए या गैस बेस पे आइए, तो अभी तक जो सर्विस प्रोवाइडर है सिटी गैस, उनके पास गैस अवेलेबल है पर उसके लिए इक्विपमेंट मीटर्स अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। और जहाँ तक डीजी सेट की बात करूँ, ड्यूल फ्यूल अलाउ तो कर दिया है, लेकिन अभी तक गैस उसकी किट अवेलेबल नहीं है। और कौन सी एजेंसी अप्रूव है जिससे हम किट ले सकें और उसको रेट्रोफिटिंग करा सकें, अभी तक कोई भी गाइडलाइन नहीं है, किसी भी नहीं है। टाइम बहुत कम है। इंडस्ट्री उसको पूरा करना चाहती है, लेकिन इंडस्ट्री को थोड़ा समय चाहिए। तो जिस तरह से देवान साहब हम देख रहे हैं 15 मई में जिस तरह से कहा है कि डीजी सेट्स जो हैं इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर के लिए उन्हें ही परमिट किया जाएगा, सब्जेक्ट टू बेसिकली जिन्होंने कन्वर्ट किया है ड्यूअल फ्यूल सिस्टम में, यानी गैस में 70%, डीजल पे 30%। और ये भी है कि उस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो और गैस की सप्लाई भी हो। आपके यहाँ क्या सिचुएशन है और आप क्या फीडबैक देंगे? क्या आपको ग्राउंड से इस समय असेसमेंट है आपका? एक्चुअली हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज आर विलिंग टू डू दिस। टिल नाउ दे वर नॉट रेडी विद द पाइपिंग लेआउट एंड ऑल दैट, and now they are claiming that they are ready, but industries are not coming. Some of the industries have already installed the dual fuel system, but then RECD is not approved by the ARI, that is to be approved by Automotive Research Institute. That is under development, under R&D stage. And the first stage is they will cover up to 300 kVA generator, and beyond 300 they have not even made that. So it will take further time. So there should be clarity on the terms and condition of supply of PNG. Some small MSME, those come under the category of small and micro, they are not willing to go because they use biomass. Biomass is a renewable energy and it is approved. That is cheaper than आप बायोमास को इसके कंपैरिजन में कैसे देखते हैं, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी और इंडस्ट्री के नज़रिए से भी? Actually, this biomass is nothing but these farmers use this as a stubble. They जो हम बोलते हैं ना पराली जलाते हैं. So this here it is used by the small industries in a scientific way. They put some additives to control the pollution, and then they also put filters at the outlet, and they measure the air quality index. So that is the scientific way to use it for the production. That is the much better fuel, and this is declared in 7th July 19 by the Ministry of New and Renewable Energy. They have issued a circular also. That with that circular we could take the approval from CAQM last year. So now these terms and conditions should be clear to the service provider that they should allow this biomass for boilers, and they should give the PNG only for generators. Till now they were not giving. Only this 14th April they agreed and they confirmed that we will give without these any conditions. Okay, so these things should be controlled by the government along with other orders. चौहान साहब, आप हमें बता सकें तो फिर जो कमीशन इस बात को हाईलाइट करता है कि इनफैक्ट जो एयर क्वालिटी को लेकर जो कंसर्न्स हैं उसमें अमंग्स अदर्स जो ये अनकंट्रोल्ड यूज़ ऑफ डीजी सेट्स है वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है उसके अकॉर्डिंगली। तो आप ये बताइए, आपने अभी मेंशन किया है कि यहाँ पर इंडस्ट्री को कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं इस स्टेप पर आगे बढ़ते समय। ये जो स्पेसिफिकली जो वेंडर्स की बात है और इनफैक्ट जो सर्टिफाइड वेंडर्स है उस फ्रंट पर किस तरह का मतलब आप? नहीं, तो सर्टिफाइड वेंडर तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, प्रशासन को बताना पड़ेगा। इंडस्ट्री स्विच ओवर करने के लिए तैयार है,
इंडस्ट्री प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने अपनी इंडस्ट्री चलानी है जी। हम कंप्लाइंस के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारे को थोड़ा समय चाहिए और हमारे को वो एजेंसी बताई जाए कि ये एजेंसी रेट्रोफिटिंग करेगी, ये एजेंसी ड्यूल फिल के लिए अवेलेबल है जिससे आप कर सकते हैं, क्योंकि 30 दिन में तो पॉसिबल नहीं है। आज यहाँ मेरे यहाँ 6000 इंडस्ट्री हैं और उस 6000 इंडस्ट्री एक टिनी इंडस्ट्री से लेके और 800 केवी तक सभी को ले लिया है, तो क्या एक महीने में 800 कोई भी सप्लायर मैन्युफैक्चर होगा? इतनी अवेलेबिलिटी होना बहुत मुश्किल है। तो ये प्रशासन को सोचना चाहिए और इसका टाइम हमको देना चाहिए ताकि हम इसको पूरा कर सकें। हम करने के लिए रेडी है, हर इंडस्ट्री रेडी है, नॉट भिवाड़ी, सभी लोग इस एनसीआर के कंप्लायंस को पूरा करने के लिए तैयार हैं। जी, तो देवान साहब, ये जहाँ तक ये रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइसेस की बात है, जो RECD है, इसकी जो डेडलाइन रखी गई है सितंबर 30, इस पर आप क्या शेयर करना चाहेंगे? ये जो है ना, जो ड्यूल फ्यूल सिस्टम है उसके ऊपर ये लगाई जाएगी उसके एडिशनली। और अभी तक ये जैसे मैंने बताया 300 kVA तक की बनाई गई है और वो भी अंडर टेस्टिंग्स है ऑटोमोटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ICAT। तो ये टेस्टिंग अप्रूव नहीं हुआ अभी, इट इज R&D स्टेज। तो ये 30 तक 800 kVA तक बन जाएगा, ये डाउटफुल है, ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। तो फिर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर आप बता सकें रफ अप्रॉक्सीमेटली इसमें कितना उनके ऊपर कितना कॉस्ट होगा, कितना ये बर्डन उनके लिए एडिशनल रहने वाला है? ये अबाउट 20 lakhs का तो ड्यूल फुल सिस्टम है और 15 to 20 lakhs का ये रेट्रोफिट डिवाइस है। सो टोटल अबाउट 40 lakhs प्लस सम एडिशनल कैपिटल कॉस्ट टूवर्ड्स द PNG कनेक्शंस एंड पाइप लेआउट एंड मीटर्स, सो वो एडिशनल होगा। ये आप कितने जनसेट का 750 किलोवाट का एक रफ एस्टिमेट दे रहे हैं? दिस इज वन, एंड इफ some industry wants to buy a new generator, gas-based generator, that is 3 times costlier. 750 kVA, the diesel generator costs 50 lakhs, and this gas-based 1.5 crore. जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं चौहान साहब, उनको किस तरह का सपोर्ट की जरूरत होगी? क्योंकि उनके लिए तो माइक्रो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनके पास 10 kVA, 15 kVA, 50 kVA तक DG सेट हैं। अगर उनको समय नहीं मिला तो वैसे ही बहुत चैलेंजेज है, कंपटीशन का टाइम है इंडस्ट्री के लिए, तो वो उनके लिए इतना चैलेंजेज है कि वो कैसे उसको सर्वाइव कर पाएंगे। एक छोटी इंडस्ट्री के लिए अगर इमीडिएटली 3-4 लाख रुपए का आ जाए और वो भी अभी कोई पता नहीं है किस एजेंसी से लेंगे, क्या लेंगे, उनके लिए तो इतना बड़ा चैलेंज है कि उसके लिए तो राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी स्कीम लाएं या तो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करें, कोई सब्सिडी दें करने के लिए, क्योंकि अभी कोविड की वजह से सभी उठ के आए, इंडस्ट्री धीरे धीरे चल रही है। अभी तक पूरा इंडस्ट्री अपने फुल स्विंग में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम आती हैं। कोई भी आज रॉ मटेरियल से लेके हर चीज़, आज रेट्स कुछ हैं, 2 दिन बाद कुछ हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं बन रहा किसी भी चीज़ की, तो इतनी बड़ी चैलेंज है। और एक ऊपर से भी DG सेट का आ रहा है, तो इसलिए छोटी इंडस्ट्री की तो बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए प्रशासन को सोचना चाहिए और इसके लिए थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करना बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्री को बचाना है तो। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने इस इशू के विभिन्न पहलुओं को टच किया है, अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं और समझते हैं ये जो दौर है, ये बदलता दौर है। देवान साहब, इसमें आप हमें ये जो नया फाइनेंशियल ईयर जिस तरह से शुरू हुआ है, इसमें कैसे आपको संभावनाएं दिख रही हैं, मूड कैसा दिख रहा है, इंडस्ट्री का क्या आपको कहना है? इसमें संभावनाएं इंडिया के लिए बहुत अच्छी हैं। पूरा वर्ल्ड जो है इंडिया की तरफ देख रहा है, चाइना से बिजनेस शिफ्ट होने के पूरे चांसेस हैं, बट सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना पड़ेगा एक ही डायरेक्शन में। इंडस्ट्रीज़ को भी, ऑल गवर्नमेंट्स को भी एक साथ चलना पड़ेगा। सभी पॉलिसीज़ एंड रूल्स शुड बी सेम जी। तो हम इसमें काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, सोलर पावर है, अदर रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, इससे रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड दैट इज़ अबाउट टू कम टू इंडिया फ्रॉम चाइना, तो बहुत अच्छा स्कोप है। MSMEs को खुद को किस तरह से इस दौर में बदलने की लिए आगे बढ़ना चाहिए? कैसे, चाहे वेस्टेजेस को रिड्यूस करने की बात हो, ये लीन मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, या किस तरह से नए तौर तरीके अपनाने होंगे इन नए मौक़ों को बनाने के लिए? नए मौक़ों को अपनाने के लिए इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए कुछ ऐसे मतलब टेक्नोलॉजी सेंटर खोले जाएं जिसकी इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल सके, क्योंकि यहाँ मल्टीपर्पज़ इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि एक ही हब है, यहाँ हर तरह की भिवाड़ी को और निमराना को लिया जाए, तो यहाँ मल्टीपर्पज़ इंडस्ट्री है, केमिकल भी है, प्लास्टिक भी है, और बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ वो हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को सपोर्ट करती हैं।
आज अगर इस ढंग की जो डीजी सेट का भी जो आया है, अगर इनको अगर टाइम नहीं दिया गया तो छोटी इंडस्ट्री सफ़र करें ही करेंगी, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी इंडस्ट्री भी सपोर्ट करेंगी। इसलिए थोड़ा सा प्रशासन को उनको सपोर्ट देना चाहिए और हर चीज़ को थोड़ा सा मॉनिटरिंग देखते हुए कि हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स प्रशासन को रखते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं, उसके रिजल्ट टाइमली नहीं आते, जिसकी वजह से बहुत बड़ी हडल होती है। तो हम यहाँ भिवाड़ी में हैं, इसकी गिनती मोस्ट पोल्यूटेड शहरों में भी होती है। ये ग्रीन प्रैक्टिसेस के लिए इंडस्ट्री किस तरह से कदम बढ़ा रही है? इंडस्ट्री, जहाँ तक भिवाड़ी की बात की जाए, भिवाड़ी ने बहुत बड़ा एक मुहिम शुरू किया है। हर इंडस्ट्री अपने सामने प्लांटेशन बहुत ज़बरदस्त कर रही है, जो प्लांटेशन अच्छे लग रहे हैं। आप देखेंगे कि आप बहुत अगर गुजर के देखेंगे तो बहुत सारा प्लांटेशन में खर्च कर रही है। दूसरा, हमने वेस्ट मैनेजमेंट का किया है, जो हमारा जगह जगह पॉल्यूटेड के लिए कहा रहते हैं, पूरा भिवाड़ी का कचरा उठा के एक डंपिंग यार्ड राज्य सरकार ने हमको दिया है, उसको हमने मेंटेन करना शुरू कर दिया है। और उस वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत ज़बरदस्त हम काम कर रहे हैं, कोई गार्बेज को इधर उधर नहीं होने दे रहे हैं और सीधा हम डंपिंग यार्ड में ले जा रहे हैं। तीसरा क्या है कि हम प्रशासन के लिए कि जो हमारा डस्ट रोड से रिलेटेड था, तो हम प्रशासन से बात कर रहे हैं कि ये रोड को ठीक करो। ये डस्ट इंडस्ट्री का नहीं है, हमारे इंटरनल रोड के भी हैं, क्योंकि हमारी व्हीकल्स तो बहुत बढ़ गए और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले की तरह अब बढ़ रहा है, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स भी बढ़ गए और रोड बहुत छोटे हो गए, तो डस्ट उनकी तरफ से। लेकिन प्रशासन अब धीरे धीरे उसको काम करना शुरू किया है, क्योंकि जब भिवाड़ी जिस ढंग से फैल रहा है उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने पड़ेंगे। ओके जवान साहब, एक आपसे भी लास्ट वर्ड लेते हैं। वर्कफोर्स को, जहाँ तक वर्कफोर्स की बात है, उनके लिए और कैसे जो पूरा एनवायरनमेंट है उसको और फ्रेंडली बनाया जा सकता है, या आपका क्या असेसमेंट है, ताकि उनको अट्रैक्ट भी किया जा सके? कंसिडरिंग नीमराना, तो वहाँ पर एक तो ESIC हॉस्पिटल नहीं है, दैट इज़ मस्ट, दैट इज़ बेसिक नीड ऑफ द एम्प्लॉइज़। उनको जयपुर या भिवाड़ी जाना पड़ता है, इमरजेंसी सिचुएशन में बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो जो भी वर्कफोर्स है वो अपने पेरेंट्स या चिल्ड्रन के साथ रहने से हेजिटेट करते हैं, ये एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। दूसरा, शॉपिंग सेंटर्स और एंटरटेनमेंट वो सब नीमराना में नहीं है। आप दोनों का ही शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। चौहान साहब धन्यवाद। जवान साहब आपका भी शुक्रिया। अब यहाँ जो हमारे साथ उद्यमी मौजूद हैं, हम उनके फीडबैक को शामिल करेंगे। जी आप बताएं। हमारा भिवाड़ी के अंदर मास्टर बैच बनाने का काम है, विच इज़ यूज्ड टू कलर प्लास्टिक। मेरा सबसे बड़ा सजेशन है कि यहाँ पे कि पावर कट की जो प्रॉब्लम है, पावर राजस्थान में दिन में 2 बारी 3 बारी पावर कट जो एक सबसे बड़ा समस्या है, जिसकी वजह से कि प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर मटेरियल वेस्टेज एक बहुत बड़ा इशू है, जो कि हमारे रेवेन्यू का 5% मनी अर्निंग ख़त्म हो जाता है। उसके अंदर मटेरियल जो मशीन में जल के ख़त्म हो जाता है। कंटिन्यूस प्रोडक्शंस के अंदर क्वालिटी इश्यूज बनने से आज हम 15 कंट्रीज़ में इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं। क्वालिटी इशू को लेके हम वहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करते हुए प्रॉब्लम है इंडस्ट्री के अंदर। अगर हमको कहीं ना कहीं पावर सप्लाई बेटर कर दी जाए इंडस्ट्री के अंदर, तो हम एक अच्छा ग्रोथ प्लेटफॉर्म बना सकते हैं भिवाड़ी को अपने आप में। किसी भी नए क्षेत्र को या पुराने क्षेत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 प्रकार की मूलभूत सुविधाएं अति आवश्यक हैं, जैसे कि बिजली, रोड, पानी। और हमारा मानना है कि भिवाड़ी के अंदर इन तीनों की कमी है। रोडों की जो हमें सुविधाएं हैं बहुत दयनीय हैं। पानी की निकासी का भी हमारे पास समाधान नहीं है। सरकार को अगर हमारा औद्योगिक क्षेत्र चलाना है तो हमें इसकी पूरा सहयोग करते हुए सुविधाएं दी जाएं, जिससे हमारा औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह सुचारू रूप से चलेगा। हम ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और जैसे कि भिवाड़ी में बहुत सारी इंडस्ट्री है ऑटो पार्ट्स की, छोटे यूनिट्स और बड़े यूनिट्स। छोटे यूनिट्स बड़े यूनिट्स को सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल बना करके। तो इसलिए जो छोटे यूनिट्स हैं हमारे, उनके लिए टेक्निकल सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है। उसमें और अच्छी फैसिलिटी चाहिए, जिससे कि छोटे मैन्युफैक्चरर वहाँ पे सैंपल्स वगैरह बना करके बड़ी इंडस्ट्री को दे सकें। जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स को मीट करने के लिए बाकी दूसरी कंट्रीज़ में काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे फाइनेंसिंग मिल जाती है, इसके ऊपर भी ज़रूर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इससे भी प्रोत्साहन मिलेगा और MSME सेक्टर को स्पेसिफिकली काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। थैंक यू। SME एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात यहाँ के खास उद्यमी से करवाएंगे। हम जल्दी लौटते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। हम मौजूद हैं भिवाड़ी में और आइए अब इस रीजन की एक इंटरेस्टिंग कहानी से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। इनकी कहानी सुनेंगे इन्हीं की जुबानी। हमारे साथ मौजूद हैं पुष्पिंदर सिंह, एमडी जोगिंदर इंजीनियरिंग वर्क्स। ये प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन्स के मैन्युफैक्चरर भी हैं और एक्सपोर्टर भी हैं। आपका शुक्रिया पुष्पिंदर जी। पुष्पिंदर जी, हम देख रहे हैं आप अपने कारोबारों को नए बाज़ारों की तरफ ले जा रहे हैं। भिवाड़ी से आप कई रीजन्स में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप हमें ये बता सकें किस तरह का ये एक्सपीरियंस रहा है, क्या लर्निंग्स रही हैं, ख़ास करके जैसे जर्मनी की मार्केट है, फ्रांस की है, ऑस्ट्रेलिया की, किस तरह से आपको इसमें सीखने को मिला है? थैंक यू सो मच सौरभ जी फॉर हैविंग मी हियर। पहली बात तो सीखने को अगर हम डिस्कशन करें कि जर्मनी हो गया और फ्रांस हो गया और इटली हो गई, यूरोपियन मार्केट, वहाँ से अपने को टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस, ऑफ अ ब्रांड। अब इंडिया से जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम अपना देश का नाम रोशन करते हैं एंड वहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर अपने को ये मिलता है कि प्राइस का फैक्टर अपने को ये मिलता है कि हम अच्छे प्राइस पे वहाँ पे मशीन बेच पाते हैं। आप हमें ये बताएं स्पेसिफिकली, जब आप इन मार्केट्स में जाते हैं जी, तो वो इंडियन टेक्नोलॉजी और ख़ासकर ये जो क्वालिटी है, इस पर आपको किस तरह का फीडबैक मिलता है फॉरेन बाय से स्पेसिफिकली? सर टेक्नोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया, हमारी इंडियन कंपनी है, वी वर्क ऑन अ यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को अगर इंडिया से अगर आप यूरोप में बेच रहे हो तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने आपको बताया है, हमें एक एज अ प्राइस का पुश मिलता है और वहाँ पे हम इजीली बेच पाते हैं इन यूरोपियन मार्केट्स। क्वालिटी के लिए क्या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं क्वालिटी को एनहांस करने के लिए इस दौर में जब कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, उसमें किस तरह से आप काम कर रहे हैं? सर रेगुलर R&D इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जैसे एक ब्रांड है, ब्रांड आप बनाते हैं और उसको अगर क्वालिटी नहीं बनाते तो आप लंबे समय तक आप सस्टेन नहीं कर पाते हो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक SME हो गया, एक माइक्रो इंडस्ट्री हो गया, ये इधर तक ही क्यों सीमित होती है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि हम क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करते। हम फोकस करते हैं कि सस्ता कैसे बनाएं। सस्ता क्योंकि आगे से कस्टमर हमें मांगता है कि सस्ता अपने को मटेरियल चाहिए, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी को इग्नोर करते जाते हैं। अगर हम क्वालिटी के ऊपर फोकस करेंगे, कस्टमर को भी अच्छी प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट से कस्टमर और आगे ग्रो करेगा। तो रेगुलर R&D एंड कांस्टेंट आप क्वालिटी को चेक करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच आई फील कि एक इंडस्ट्री के अंदर होना चाहिए। अपना मैन्युफैक्चरिंग का कितना परसेंटेज एक्सपोर्ट करते हैं आप? सर समवट नियर अबाउट 35 to 40% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली नेबरिंग कंट्रीज बट वर्ल्ड वाइड। इसमें आप ये बताइए, आप इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं? जी, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए? सर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे नेटवर्किंग होती है, बायर लीड्स मिलती है, क्योंकि आप जब डिफरेंट रीजन्स में जाते हो, एग्जीबिशन लगाते हो, तो आप बहुत प्लेयर से मिलते हो। अगर आप सोचो कि विदाउट एग्जीबिशन अगर आप कांस्टेंट ट्रैवलिंग करके अगर आप बिजनेस ले पाओगे तो वो चीज़ ठीक नहीं है। वो क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जब आप एक मार्केट में प्रेजेंस नहीं होगे तो अगले बंदे को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। आप फिलहाल कितनी इंडस्ट्रीज़ को केटर करते हैं? सर हमारी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी वेरियस है। PVC पाइप, शू इंडस्ट्री एंड मास्टर बेच इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, देन आपके सीमेंट इंडस्ट्री, तो वर्टिकल्स काफ़ी हैं सर हमारे। ये रिसाइकलिंग की जहाँ तक बात है, जी। उस फ्रंट पर बताएं, उसमें आप किस तरह से भूमिका अदा कर रहे हैं, किस तरह से आप काम कर रहे हैं और कितने वर्टिकल्स को आप इसके ज़रिए फोकस कर रहे हैं? सर रिसाइकलिंग मार्केट आज की डेट के अंदर इंडिया में इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर प्लास्टिक वेस्ट ले लो, रोड वेस्ट ले लो, म्यूनसिपल वेस्ट ले लो, इतनी ज़्यादा वेस्ट है सर हमारी कंट्री के अंदर, बट उसका हमारी गवर्नमेंट या हमारे जितने एसोसिएशन है उसके ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे। हम चाहे आप मशीन देखें म्यूनसिपल वेस्ट, रोड कंस्ट्रक्शन में पेट बॉटल्स देखें, गारमेंट्स में यूज हो रही, और भी कहीं मतलब पोटेंशियल तो इसमें दिख रहा है, पर आपका किस तरह से इसमें सर हम कंट्रीब्यूट इस तरह से करते हैं कि हम मशीन्स बनाते हैं फॉर रिसाइकलिंग, चाहे वो शेडर्स हो, चाहे ग्राइंडर्स हो, चाहे आपका बॉटल वेस्ट ही क्यों ना ले लें हम। बॉटल वेस्ट आज की जैसे पेट बॉटल की हम बात कर रहे हैं, ये इट्स अ वेरी ग्रोइंग मार्केट, क्योंकि इस पेट बॉटल्स को रिसाइकल करके आगे हमारे गारमेंट्स बनते हैं। तो इट्स अ वेरी फर्स्ट प्रोसेस कि अगर हम उसको सही तरीके से उसको यूटिलाइज करना शुरू करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं।
तो पुष्पेंद्र जी, आपका शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए और आने वाले दिनों के लिए आपको शुभकामनाएं। तो SME एक्सप्रेस के भिवाड़ी राउंड से अभी के लिए इतना ही। अगले एडिशन में हम आपसे मुलाकात करेंगे एक और मेजर MSME सेंटर से। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, गुड बाय।